नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है नहले पर दहला। 65 वर्षीय जमुना दास जी, जो कि सरकारी अध्यापक की नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभास। बड़ा खाली खाली सा लगता है जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल कर खिसकता है। वह रह रहकर अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगती है। वह गिनी चुनी गलियां, वह मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ हाथ से छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले जमुना दास जी अपनी पत्नी कांता और बेटे राजीव के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे राजीव की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 3 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी कांता जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा के बाद राजीव नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एडमिशन करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की लड़की प्रिया के साथ शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू शुरू में तो राजीव उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई कई महीने बीत जाते थे। जमुना दास जी की अपने बेटे से बात हुए भी। इस बड़े से शहर में जमुना दास जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके जमुना दास जी घर लौटे तो अचानक फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में जमुना दास जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों के बाद मेरी याद आई? क्या बताऊँ बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम से व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुमने सच ही कही बेटा। जैसे जैसे पद बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अपने बच्चों की बातों का भी कोई बुरा मानता है भला? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभी ही भारत आना होता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ अमेरिका चले आइए और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यह मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। अपने बेटे का प्रस्ताव सुनकर जमुना दास जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 4 वर्ष बीत गए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए जमुना दास जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर राजीव बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर जमुना दास जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है, अब इस मकान में वापस कौन आएगा? यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने के बाद राजीव भारत आया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। जमुना दास जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी हुई थी, राजीव ने उनका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे।
निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। राजीव ने कहा, बाबूजी, आप यही सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेकिंग करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। जमुना दास जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उसका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले जमुना दास जी ने अपनी पत्नी कांता से कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु कांता तैयार नहीं थी और कहने लगी, किराए पर तो हम केवल वर्तमान ही आराम से रह सकते हैं, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। इतने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। कांता भी तो कुछ दिन ही इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि सांस ही आने मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर के लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। कांता की मृत्यु के बाद राजीव कुछ दिनों के लिए ही भारत आया और कुछ ही दिनों बाद वापस भी चला गया, परंतु उसके जाने के बाद जमुना दास जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इस घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। जमुना दास जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक कामवाली बाई को रख लिया था। अचानक जमुना दास जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है। राजीव अभी तक चेकिंग करके आया नहीं। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। जमुना दास जी ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट की काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम जमुना दास शर्मा है, मेरे बेटे का नाम राजीव शर्मा है, हमें अमेरिका जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेकिंग करने के लिए आया था, पर वह मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। जमुना दास जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, राजीव शर्मा नाम का एक यात्री आया था, इसने चेकिंग किया था। अमेरिका की फ्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर जमुना दास जी के हैरानी का ठिकाना ना रहा। परंतु मैडम, उस फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छोटा नहीं। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। महिला ने कहा तो जमुना दास जी रुआसी आवाज में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा अमेरिका चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। यह कैसी जानकारी है? जमुना दास जी के पैरों तले से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वे अपना सर पटक जमीन पर धम से बैठ गए। सोचने लगे कि क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया, अपनी खुशियों को उसके जीवन संवारने पर ही निछावर कर दिया। कांता मुझे हमेशा कहा करती है कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर राजीव ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था। उसकी विदेश की पढ़ाई की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर न जाने मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई हरिदास से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। जब सामर्थ्य ही नहीं तो विदेश भेज क्यों रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने बड़े भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा।
तभी से हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अपने जिस बेटे के कारण मैंने अपने बड़े भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर जमुना दास जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठे हुए हैं। उत्तर में, कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ अमेरिका जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर जमुना दास जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। दुखी दिल से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कौन सहारा देगा? अब मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊँ? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चल कर देखता हूँ। यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद अपने भाई हरिदास के घर पहुँचे। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? हरिदास भैया है घर पर? जी हाँ बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो उनका भाई आया है। इस समय हरिदास जी बाहर आ गए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। जमुना दास जी का सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगे। हरिदास जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु जमुना दास जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सर रखकर जी भर के रो ले। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। हरिदास जी ने अपनी नौकरानी से पानी लाने को कहा। जमुना दास, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जार जार क्यों रो रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है? लो पहले थोड़ा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। जमुना दास जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और संयत स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको। इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। हरिदास जी ने पूछा तो जमुना दास जी ने सारी घटना उनके सामने बयां कर दी। हरिदास जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनी और बोले, यह कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक। क्या माता पिता इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। ये क्या कह रहे हो जमुना दास? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहा है। बेटी नीता की शादी के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई है, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों को कुछ सहारा हो जाएगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर जमुना दास जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल ही रही थी कि देखा तो हरिदास जी की बेटी नीता कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। नीता उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हाल के बारे में जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि राजीव चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह नीता अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा
और एक अलग कमरे में चली गई। जमुना दास जी ने देखा कि नीता मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी। उसे ऑनलाइन क्लासेस लेते देख जमुना दास जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब नीता बाहर आई तो उन्होंने नीता से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोच सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर नीता बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों घंटों खड़ा रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। नीता ने अपने चाचा जमुना दास जी का ऑनलाइन रेज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे। समय के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे होनहार बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तो उन्हें विचार आया कि उन्हें गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस नेक काम में भी उनकी भतीजी नीता की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली, जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषय की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वह फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जमुना दास जी के सराहनीय कदम को देखते हुए उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। राजीव ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था? अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, उसी दोस्त ने ही उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उसके सारे पैसे उससे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। विदेश की धरती पर बिना पैसे के कितने दिन रह सकते थे? जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उससे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर राजीव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी उसे मिल ही नहीं रही थी और छोटी सी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लग रही थी। और ससुराल वाले आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या? रोजगार ढूंढने के लिए उसने एक दिन अखबार खरीदा। जैसे ही उसने अखबार पढ़ने के लिए खोला, अपने पिता की फोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की हिम्मत करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री जमुना दास जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया और उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर राजीव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर गया था, आज वह अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबरों के साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। राजीव मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला गया।
वहां पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उससे बताया कि उन्हें जमुना दास जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बैठाकर जमुना दास जी को बुलाने चला गया। जैसे ही जमुना दास जी अपने ऑफिस में आए तो राजीव उन्हें देखकर हैरान था। उसके पिता, जिसके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी छलकती थी, आज उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी और राजीव उनके आते ही वह उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। जमुना दास जी अपने बेटे राजीव को अपने पैरों में अचानक पड़े देखकर हैरान रह गए। तभी राजीव बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़ दिया और चला गया, लेकिन उसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है, अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर जमुना दास जी बोले, बेटा शायद तुम भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोचते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया, जरा सी दया भी नहीं आई अपने बूढ़े लाचार पिता पर। एक तरफ तुम हो और एक तरफ हरिदास भैया की बेटी नीता है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी है। पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर देते, राजीव ने कहा तो जमुना दास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी वापस मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता को हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही जमुना दास जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटका कर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।